हेलो साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, राजस्थान में जेल प्रहरी की वैकेंसी आई हुई है। कुल वैकेंसी 803 पदों पर है ये, और इसके अभी फॉर्म है ना वो भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना वो 24 जनवरी है। और आज मैं विशेष तौर पर इनवाइट किया हूँ हंसराज जी सर से, आपको मिलाऊंगा। और ये रहने वाले चूरू के हैं, और ये जेल प्रहरी में है ना बीकानेर संभाग से 29वीं रैंक आई थी इनकी 2018 वाली वैकेंसी में। तो सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे पधारे। सर, आप बच्चों का मार्गदर्शन करिए। राम राम भाइयों, सभी को जय हिंद। सर चंदन सर, आपको सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा नाम हंसराज है और मैं ग्राम सांगासर, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू से बिलोंग करता हूँ जी। मैं 2015-16 की भर्ती थी, 2018 में जिसका ज्वाइनिंग मिली थी उसमें मेरा बीकानेर जोन से 29 रैंक थी। वो सर की 29 यानी 29वीं रैंक आई थी बीकानेर जोन से। अब आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो आप है ना जोन सेलेक्ट करोगे ना, तो आप किस जोन को प्राथमिकता दे रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से ज़्यादा पोस्टें हैं वहाँ उस जोन को आप प्राथमिकता दे रहे हो, या आप अपने खुद के जोन को है ना वो प्राथमिकता दे रहे हो। अलग अलग जोन वाइज ये वैकेंसी है, अलग अलग जोन वाइज इसकी कट ऑफ रहेगी। तो फॉर्म भरते टाइम पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें भाई। आपको कौन सा जोन है वो सेलेक्ट करना है, पहले आप देख लें वहाँ से आपके कैटेगरी की पोस्टें हैं या नहीं है, उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। क्योंकि ऐसा ना हो कुछ जोन से आपकी पोस्टें कम है तो वहाँ से आप फॉर्म भरो और वहाँ से फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए। तो आप जोन का विशेष ध्यान रखें। इसकी कट ऑफ है ना वो भी जोन वाइज रहती है। इसकी सर पहले एग्ज़ाम होगी या पहले इसका फिजिकल होगा, बच्चों का ये भी सवाल रहता है। सर इसकी एग्ज़ाम का तो आपको पता चली गया होगा, नोटिफिकेशन आ गया इसका। इसकी जो एग्ज़ाम है वो 9 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक है। मतलब इसकी एग्ज़ाम है ना वो पहले होगी, फिजिकल इसका बाद में होगा। और 9 अप्रैल से है ना इसकी एग्ज़ाम होगी, पहले से फिक्स हो गई है। 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में इसकी एग्ज़ाम होगी। तो सर एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार करें बच्चे, ताकि वो फाइनल रूप से चयन हो सके? थोड़ा सा बच्चों को आप गाइड करिए। देखिए, एज ए सभी तैयारी जो है कंपटीशन की तैयारियां वो एक ही तरीके से होती हैं। आप 10 से 12 घंटा पढ़िए और जो उसका सिलेबस है उस सिलेबस को लेके चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका आपको सिलेबस जो है आपकी अंगुलियों के ऊपर हो। जी। तो सर ये कहना चाह रहे हैं कि सिलेबस है ना वो आपको याद होना चाहिए, सिलेबस है ना वो आपको कंप्लीट होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से है ना वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। इसमें क्या है सर, सिलेबस में इसमें जो मोस्ट वेटेड चीज़ है इसमें 45% जो है वो रीजनिंग के आएंगे। रीजनिंग के 45 क्वेश्चन। रीजनिंग के लिए आप है ना मथुरिया गाइड वगैरह गाइड है, अभी तो कुछ नहीं आ गई होगी मार्केट में, हम तो उससे पढ़ाई किया करते थे। तो सर ये बता रहे कि भाई रीजनिंग में है ना रामनिवास मथुरिया की बुक है ना वो बेस्ट रहती है। मदर्स वालों की भी एक रीजनिंग की बुक आती है, वो भी बेस्ट रहती है। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना रीजनिंग में। अगर आप रामनिवास मथुरिया के लिए आए कंप्लीट हो जाओगे। साथ में आपको मॉक टेस्ट देना, जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हुए ना वो आपको देना कम से कम। रिपोर्टेड चीज़ है, आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप बार बार टेस्ट दीजिए। आप मतलब ये जो बार बार टेस्ट देते हो वहाँ से आप क्या एक मतलब मेच्योर कंपटीटर बनोगे आप जी। ऐसे गाइड पढ़ ली पूरी फिर डायरेक्ट आप चले गए पेपर देने, इससे बात नहीं बनने वाली। और उसके सिलेबस के बारे में मैं बात कर रहा था, तो इसमें राजस्थान जीके जो है उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद इंडियन जीके की भी शायद 25 क्वेश्चन है। ऐसे करके ये 100% होंगे और 400 नंबर के आएंगे जी। तो देखो 100 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है ना वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो आपको है ना जो टोटल रिस्क लेनी है ना वो 10 से 12 क्वेश्चन के ऊपर आपको यहाँ पे रिस्क लेनी है। इससे ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेनी, ज़्यादा माइनस में भी नहीं जाना। और देखो रिस्क नहीं लोगे तो फाइनल मेरिट तक आप है ना पहुँच नहीं पाओगे। तो सर जो स्टूडेंट सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं ना वो तो आराम से एग्जाम फाइट है ना वो कर जाएंगे, और जिनकी पहले से तैयारी अच्छी है ना वो आराम से एग्जाम फाइट कर जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स अब शुरू करना चाहते हैं, क्या वो एग्जाम फाइट कर पाएंगे? सर बिल्कुल, एग्ज़ाम फाइट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको 5 साल से आप तैयारी कर रहे हो तो आपका एग्ज़ाम फाइट होगा। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने 2015 की भर्ती थी पुलिस की, उसमें मैं उस टाइम फाइनल में था, तो मैंने 3 महीने की तैयारी में उस पेपर को फाइट किया था। तो देखो जो स्टूडेंट्स नई उम्र के आ रहे हैं, जो स्टूडेंट अभी 12वीं पास करके आए, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं। सर का कहने का मतलब ये है कि भाई हौसला रख के आप अच्छे से तैयारी करोगे, आप एग्ज़ाम फाइट कर लोगे। एग्ज़ाम फाइट करने के बाद में आपका जो दूसरा स्टेप आएगा ना वो आएगा फिजिकल। सर आप फिजिकल के बारे में कुछ बच्चों को बताइए। फिजिकल में है ना वो किस प्रकार से फिजिकल पास करें बच्चे, और कितनी रनिंग होती है?
सर फिजिकल के लिए मैं आपको बता दूं, फिजिकल का नाम लेते हैं मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए जी। ये बात है उस टाइम 2017 में हुआ था हमारा फिजिकल। तो हम वहाँ जोधपुर पीटीएच में हमारा फिजिकल हुआ था। 10 किलोमीटर की रेस थी उस समय, और अभी तो 5 किलोमीटर की रेस है। पुलिस में भी 5 किलोमीटर की रेस है। कुछ जवान मर गए थे ज़्यादा दौड़ने से, उसकी वजह से रेस कम कर दी गई थी। जी। तो सर बता रहे भाई 5 किलोमीटर की रेस है, लड़कों को 25 मिनट का टाइम देंगे और लड़कियों को 35 मिनट का इसमें टाइम देंगे, और कोई भी किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। आप रेस को कंप्लीट कीजिए, आपको 100 नंबर फिजिकल के मिल जाएंगे सर। जी। आप अगर फिजिकल पास करते हो तो आपको 100 नंबर मिल जाएंगे। हाइट की बात करेंगे, लड़कों को 168 सेंटीमीटर हाइट है ना, वो जरूरी है। लड़कों के लिए चेस्ट है ना नॉर्मल 81 होना चाहिए, फुलाने के बाद में 86 हो जाना चाहिए। लड़कियों के लिए चेस्ट लागू नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए वजन है मिनिमम 47.5 किलो वजन है ना, वो लड़कियों के लिए जरूरी है सर। जैसे कि जो बच्चा यानी कि एग्जाम भी पास कर लिया, फिर उसके बाद में उसने फिजिकल भी पास कर लिया, तो फिजिकल के बाद में फिर फाइनल मेरिट आती है, पहले मेडिकल होता है, बाद में आपका डायरेक्ट कट ऑफ आएगा। जी, मतलब फिजिकल आपने पास कर लिया तो फिर फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट में मतलब जिन स्टूडेंट्स का चयन हो गया उनका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद में मेडिकल होगा। सर मेडिकल के बारे में बच्चों को थोड़ा बताइए। मेडिकल के लिए मैं बताऊं सर, मेडिकल बिल्कुल इजी मेडिकल है। मतलब बिल्कुल सर बताने के भाई मेडिकल है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल इसमें मेडिकल होता। बॉडी का टेस्ट करवाए जाते हैं, यानी कि अगर आपके आंखों में प्रॉब्लम है तो वो आंखों वाला एक टेस्ट होता है, आपकी ईसीजी टेस्ट होते हैं, इसके अलावा आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है ना। आपके मेन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। मेडिकल है ना आपका आर्मी जितना हार्ड इसमें मेडिकल नहीं है, नॉर्मल इसमें मेडिकल है सर। तो इसमें एक मोस्ट चीज ये है कलर ब्लाइंडनेस। अगर कलर ब्लाइंडनेस है आपको तो आप किसी भी स्थिति में आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। उसका एक बार आप चेक करवा लेना अपने नजदीकी कोई डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर से कर देंगे। जी। कलर ब्लाइंडनेस का ना वो आप एक बार चेक करवा लेना। तो सर अपन 3 स्टेप तक पहुंच गए। अपन ने पहले एग्जाम पास कर ली, फिजिकल पास कर लिया, फिर फाइनल कट ऑफ में आ गए, अब हो गए अपनी मेडिकल। तो मेडिकल में भी पास हो गए। मेडिकल में पास होने के बाद में सर सबसे पहले ये होता है कि वर्दी का पैटर्न कैसा रहेगा। वर्दी का पैटर्न बस बिल्कुल पुलिस का पैटर्न है, बिल्कुल खाकी पैटर्न है। और सर इसमें क्या थोड़ा सा फर्क ये है कि ये जो साइड में बैच लगते हैं, राजस्थान पुलिस के राजस्थान पुलिस का बैच लगता है और राजस्थान जेल प्रहरी के आरपीआर नाम से बैच लगता है। जी। तो देखो पुलिस की वर्दी का पैटर्न है ना वो सेम पैटर्न है ना, वो जेलर की वर्दी का है। कुछ बैच वगैरह है ना वो अलग लग जाते हैं। जैसे मेडिकल के बारे में ये भी बताना चाह रहा था कि मेडिकल में क्या है, कुछ बच्चे पूछते रहते हैं ऐसे मुझे मेरे से फिजिकली रूप से पूछते रहते हैं कि सर हमने चश्मा लगा रखा है तो फिर हम फोर्स की तैयारी कर सकते हैं क्या। तो मैं कहना चाहता हूँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने की थी, मेरे 4 नंबर का चश्मा लगा रखा था मैंने। उसके बाद मैंने अजमेर क्षेत्रपाल से मैंने लेजर करवाया। उसके बाद में मैं अब बिना चश्मा के 6/6 देख पा रहा हूँ और इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेजर करके आप अगर 6/6 देख रहे हैं तो नो टेंशन रही है। जी। तो सर ने ये बहुत अच्छी बात कही है। और सर जैसे कि वर्दी के पैटर्न तक अपन आ गए थे सर, जैसे कि ज्वाइनिंग करने के बाद में है ना वो सैलरी कितनी मिलेगी। बच्चों का ये सवाल रहता है कि फर्स्ट टाइम सैलरी हमको है ना वो कितनी मिलेगी। सैलरी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी 12,800 रुपये सैलरी है और ड्यूटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छी सैलरी है। 12,800 है और फिक्स सेशन होता है 2 वर्ष के बाद में अपने राज्य सरकार में। उस हिसाब से 30,000 रुपये के लगभग बन जाएंगे आपके, जो बहुत अच्छा वेतन है, कोई दिक्कत नहीं। तो सैलरी 12,800 रुपये आपको 2 साल तक मिलेगी। 2 साल के बाद में 30,000 प्लस आपको है ना सैलरी मिलेगी। पुलिस में 14,600 रुपये मिलते हैं शुरू में और फिर उसके बाद में 32-37,000 रुपये मिलते हैं। तो सैलरी का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सर। हाँ इतना फ़र्क है सर। मेरे को ड्यूटी के बारे में आप बताइए कि जेल प्रहरी को काम है ना वो क्या क्या करना पड़ता है। ड्यूटी अगर तुलना करें पुलिस से तो बहुत बेस्ट है अपनी नौकरी जेल प्रहरी की। अगर किसी और से तुलना करेंगे तो ये लगेगा यार अपनी नौकरी ज़्यादा है। लेकिन पुलिस से क्या है, पुलिस में क्या 24 घंटा की नौकरी है। अपनी नौकरी क्या है 8 घंटे की नौकरी। उसके बाद में कौन पूछने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको 6 ड्यूटी करनी है 8-8 घंटे की। उसके बाद में आपको 56 घंटा का रेस्ट मिलेगा। तो सर बता रहे हैं कि ओनली फॉर 8 घंटे की ड्यूटी, बढ़िया मज़े की ड्यूटी है। हमारी जो पुलिस की ड्यूटी रहती है ना सर वो कभी तो 12 घंटे 18 घंटे भी हमको चलना पड़ता है ना। और फिर देखो हमारे कोई साप्ताहिक अवकाश लागू नहीं है। लेकिन अगर जेल प्रहरी में आप बन जाते हो तो आप 6 ड्यूटी करने के बाद में 56 घंटे है ना वो आप फ्री, आप आराम से, अगर आपका 100 किलोमीटर के दायरे में घर है ना, 100-150 किलोमीटर के दायरे में घर है तो आप आराम से घर जा सकते हो। इसके अलावा CL PL मेडिकल वो अलग है। इसके अलावा CL PL मेडिकल है ना वो अलग है। तो ड्यूटी का रूटीन बढ़िया है सर। अब सर ड्यूटी है ना वो कहाँ पे करनी पड़ती है।
ड्यूटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ड्यूटी जो है जेल प्रहरी की, मतलब वर्दी लगा रखी है आपने कहने के तौर पे, लेकिन वर्दी की तरह ऐसे नहीं चारों तरफ घूमना, सिर्फ और सिर्फ जेल का जो आवास होता है जहाँ मुलजिम रहते हैं उनकी निगरानी के रूप में ड्यूटी रहेगी। और उनमें भी ये नहीं है कि आपको कहीं बाहर कर दिया जेल से, कहीं भी पुलिस वालों को तो कहीं भी बैठा देते हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है, केवल जेल के अंदर ड्यूटी रहेगी, निगरानी रखोगे आप मुलजिमों की। और एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट मैं बता दूँ, आपको फ़ोन नहीं रखने दिया जाएगा। जी जी, तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आपको ड्यूटी है ना वो जेल परिसर में मिलेगी। लेकिन सर इसमें है ना, आप सबसे बढ़िया चीज़ इसमें ये है पुलिस में कि आप किसी प्रकार की भर्ती की आगे के लिए तैयारी नहीं कर सकते। इसमें आप है ना RAS RPS बन सकते हो तैयारी करके, इतना टाइम मिलता है आपको। जी, तो सर बता रहे हैं कि अगर आप जेल प्रहरी लग जाते हो ना तो आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, आप अच्छी वैकेंसियों की तैयारी कर सकते हो, जबकि पुलिस में क्या काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। सर क्या मानसिक तौर से पुलिस वाले जो है ज़्यादा वो प्रेशर रहते हैं तो तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि अरे सर ड्यूटियाँ ज़्यादा रहती है ना, इस वजह से। अब सर ड्यूटी फिक्स हो गई, ड्यूटी पॉइंट है वो जेल परिसर में हो गया, तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट बढ़िया ड्यूटी है। तो ड्यूटी के बाद में अब आता प्रमोशन। सर इसमें प्रमोशन है ना वो किस आधार पे इसमें प्रमोशन मिलता है? सर प्रमोशन क्या है, अभी जो है जेल प्रहरी अभी जो है वो गोल्डन टाइम चल रहा है जेल प्रहरियों का। जब मैं आपको बताऊं पुलिस में इतना जल्दी है ना जेल मतलब जेल प्रहरी की तरह प्रमोशन नहीं होता। जी सर, पुलिस में जैसे मैंने ऐसे पुलिसकर्मी नहीं देखे जिनका 9 साल से पहले वो हेड कांस्टेबल बन गए। लेकिन जैसे पुलिस का, सर एक मिनट रोकना चाहूँगा, जैसे पुलिस का जो प्रमोशन होता है ना वो 9 साल के बाद में आप हेड कांस्टेबल बन जाओगे, 18 साल के बाद में आप है ना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, और 27 साल के बाद में आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। लेकिन इसमें जैसे जेलर के बाद में कौन सी पोस्ट आती है? सर इसमें क्या मुख्य प्रहरी जैसे आप बन गए, उसके बाद में जैसे जेल प्रहरी के बाद मुख्य प्रहरी बन गए, उसके बाद कितने साल बाद में बनते हैं? सर इसमें वैसे तो अगर आप नहीं भी बने तो 9 साल के बाद में आपको मुख्य प्रहरी का वेतन मिलने लग जाएगा। 9 साल के बाद में मुख्य प्रहरी का वेतन है ना वो मिलने लग जाएगा। लेकिन अमूमन मैं देखता हूँ 4 साल से लेके मिनिमम और मैक्सिमम 7, 8, 9 साल तक बन ही जाते हैं, मुख्य प्रहरी बन जाते हैं। फिर मुख्य प्रहरी बनने के बाद में फिर कौन सा पद मिलता है? मुख्य प्रहरी बनने के बाद में आप सीधा बनोगे डिप्टी जेलर, जिसको बोलते हैं उप कारापाल। उसके बाद में बनोगे जेलर मतलब कारापाल। अच्छा, जेल इंचार्ज बन जाओगे फिर उसके बाद में ना, फिर मजे मजे भाई साहब। अच्छा, फिर बढ़िया मतलब बढ़िया सिस्टम हो जाता। तो ये जेलर बनने का टाइम कितने टाइम बाद में बनते हैं? ये जेलर मैं आपको एक बात बता दूं सबसे पहले कि जैसे आप मुख्य प्रहरी से जेल प्रहरी से मुख्य प्रहरी बनते हैं तो आपकी 8-8 घंटे की जो ड्यूटियाँ ये हट जाती हैं, आप बाहर की ड्यूटियों में शामिल हो जाते हो। उसके बाद डिप्टी जेलर बनते हैं तो आपकी और ड्यूटियाँ कम हो जाती हैं, फिर देख रेख की ऐसी ड्यूटी रहती है, मतलब निगरानी पहले इस प्रकार से नहीं चलते। और वो तो सर अब आगे किस्मत पे है, कोई जेलर भी बन जाता है, कोई डिप्टी जेलर बन जाता है, कोई मुख्य प्रहरी तक ही रह जाते हैं। जी। वो उनका अलग अलग रिकॉर्ड होता है, कार्य मूल्यांकन रहता है, अलग अलग चीज़ें रहती हैं। जी। अगर आपने जैसे कि मान लो ड्यूटी के दौरान किसी अच्छा आपने कार्य किया, आपको अगर गैलेंट्री प्रमोशन मिलता है तो आप जल्दी है ना वो प्रमोट हो जाते हो और आप उच्च अधिकारियों की श्रेणी में आ जाते हो। तो सर ने काफ़ी कीमती टाइम अपने लिए निकाला, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया तो आप है ना कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई है ना ज़रूर दूंगा। और आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो, हमारे नोट्स है वो भी परचेज कर सकते हो। नोट्स सर वो आपके नोट्स मैंने भी रीड किए थे, कुछ मतलब लड़कों ने बांट रखे हैं आपने। उस नोट्स में क्या सबसे अच्छी विशेषता उन नोट्स की है कि उनमें जो है फालतू का पैटर्न कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ जेल प्रहरी के सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान जी के, इंडिया जी के दिया हुआ है, तो उनको आप जरूर बाई कर सकते हो। जी सर, तो अगर आपको लेने हैं नोट्स तो जो ये व्हाट्सएप पे नंबर दिए जा रहे हैं इन पे आप हमसे जुड़ सकते हो। फ्री वाले नोट्स मैं आपको डाल दूंगा, अगर वो आपको अच्छे लगे तो ही आप परचेज करें। और अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, उसके ऊपर हम दोनों हैं जो वीडियो बनाएंगे, मैं हंसराज सर को फिर से इन्वाइट करूँगा और फिर हम आपके लिए है ना वो एक अच्छा सा वीडियो है ना वो आपके लिए बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं।